वो काली रात और वो सुनसान मंदिर जहां भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय लिखा गया था, आज भी वीरानी परिवार की नींव हिलाने की ताकत रखता है। तुलसी वीरानी के हाथों में वो कांपती हुई पिस्तौल, सामने खड़ा उसका अपना सगा बेटा अंश गुजराल, और फिर गूंजती हुई वो एक गोली की आवाज़ जिसने एक माँ को हमेशा के लिए ममता के कटघरे में खड़ा कर दिया। सबको यही लगा कि कहानी खत्म हो गई, बुराई का अंत हो गया और अच्छाई की जीत हुई। लेकिन अगर मैं, मनीषा, आज आपसे कहूं कि वो जीत सिर्फ एक भ्रम थी, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। फिल्म सिटी के जिस माहौल में मैं दिन रात काम करती हूँ, जहाँ पुरानी फाइलों और दबी हुई आवाज़ों का शोर कभी थमता नहीं है, वहाँ से छनकर एक ऐसी खबर मेरे कानों तक पहुँची है जो मनीषा रिव्यू के हर दर्शक के रोंगटे खड़े कर देगी। हम सब ने अपनी आंखों से अंश को जमीन पर गिरते हुए देखा, उसके सीने से खून बहते हुए देखा, लेकिन किसी ने उस बारीक खेल पर गौर नहीं किया जो उस गोली के चलने के ठीक बाद शुरू हुआ था। कैमरा जब तुलसी के रोते हुए चेहरे पर जूम हुआ तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ये राज आज तक उस मंदिर की दीवारों में दफन है। अंश गुजराल कोई साधारण विलन नहीं था, वो एक ऐसा शातिर दिमाग था जो अपनी मौत का प्लान भी अपनी जिंदगी से ज्यादा बेहतर बना सकता था। याद कीजिए उस पल को जब तुलसी ने ट्रिगर दबाया था। उस समय अंश के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म सिटी में मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि उस एपिसोड की शूटिंग के दौरान एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग भी शूट की गई थी, जिसके टेप्स आज भी कहीं धूल भांक रहे हैं। उस टेप की कहानी ये इशारा करती है कि अंश को लगी वो गोली जानलेवा थी ही नहीं। मेडिकल साइंस की बात करें तो जिस जगह गोली लगी, अगर समय पर इलाज मिल जाए तो इंसान को बचाया जा सकता है। और सवाल ये उठता है कि क्या उसे बचाने वाला कोई वहाँ मौजूद था? जवाब है हाँ। साये की तरह हमेशा अंश के पीछे रहने वाली उसकी सौतेली माँ और विलानी परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन मंदिरा। उस रात के घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा टाइम गैप है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गोली चलने और पुलिस के आने के बीच करीब 2 घंटे का फासला था। उन 2 घंटों में क्या हुआ, इसका कोई भी ऑन रिकॉर्ड सबूत शो में नहीं दिखाया गया। यहीं से मेरी यानी मनीषा की ये थ्योरी जन्म लेती है, जो हवा हवाई नहीं बल्कि तर्कों की कसौटी पर खरी उतरती है। हम जानते हैं कि मंदिरा के पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं थी। अगर उसने अंश को पहले ही एक बुलेट प्रूफ वेस्ट या कोई सुरक्षा कवच पहना रखा हो और खून सिर्फ एक नाटक हो, या फिर गोली लगने के बाद उन 2 रहस्यमयी घंटों में उसने असली अंश को वहां से हटाकर किसी हमशक्ली या किसी डमी बॉडी को वहां रख दिया हो, ये सुनना अजीब लग सकता है, लेकिन वीरानी परिवार के इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे बदलना कोई नई बात नहीं है। मिहिर वीरानी के साथ ये हो सकता है तो अंश के साथ क्यों नहीं? फिल्म सिटी के गलियारों में चर्चा ये भी है कि उस रात सेट पर एक एम्बुलेंस शूटिंग के समय से पहले ही बुला ली गई थी, जिसका इस्तेमाल सीन में कभी हुआ ही नहीं। अगर अंश मर चुका था तो वो एम्बुलेंस किसके लिए थी? वो एम्बुलेंस वहां से किसे लेकर गई थी? ये वो सवाल है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन यानी शो की कहानी में कभी पूछा ही नहीं गया। तुलसी को हमेशा लगा कि उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने अधर्म का विनाश कर दिया। वो जेल गई, उसने सजा काटी और इसी आत्मग्लानि में जीती रही कि उसने अपनी कोख उजाड़ दी। लेकिन जरा गौर कीजिए उस वक्त के माहौल पर। नंदिनी, जिसके सम्मान के लिए ये सब हुआ, वो भी सदमे में थी। करण, जो वहां मौजूद था, वो भी भावनाओं में बह गया था। किसी ने भी अंश की नब्ज चेक करने की जहमत नहीं उठाई। बॉडी को सीधे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और यहाँ एक बहुत बड़ा झोल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी भी खुलकर परिवार के सामने नहीं आई। मंदिरा ने ही सारी कागजी कार्यवाही संभाली थी। ये वही मंदिरा है जो मिहिर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तो क्या वो अपने बुढ़ापे के सहारे अपने सबसे बड़े हथियार अंश को इतनी आसानी से मरने देती? मेरा मानना है कि अंश को वहां से जिंदा निकाला गया, उसे विदेश भेजा गया और उसे एक नई पहचान दी गई, ताकि वो सही वक्त आने पर वीरानी खानदान पर ऐसा वार करे कि शांति निकेतन की ईंट से ईंट बच जाए। मनीषा रिव्यू पर आज हम जिस गहराई में जा रहे हैं, वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि किरदारों के मनोविज्ञान का विश्लेषण है। अंश का चरित्र याद कीजिए, वो जुनूनी था, पागलपन की हद तक। नंदिनी को पाना उसका मकसद था। ऐसा इंसान मौत से हार नहीं मानता, वो प्रतिशोध के लिए नर्क से भी लौट सकता है। जब तुलसी जेल से वापस आई और घर में सब कुछ सामान्य होने लगा, तब भी कई बार ऐसे संकेत मिले कि कोई उस घर पर नजर रख रहा है। वो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स, वो अनसुलझी पहेलियां जिन्हें हम सब ने इग्नोर कर दिया, वे सब अंश की मौजूदगी का एहसास दिलाते थे।
फिल्म सिटी में पुराने प्रोडक्शन हेड्स बताते हैं कि एक ट्रैक प्लान किया गया था जहां एक अनजान बिजनेस टाइकून विरानी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने वाला था। वो टाइकून कोई और नहीं बल्कि चेहरा बदला हुआ अंश गुजराल होने वाला था। लेकिन फिर टीआरपी और चैनल की डिमांड के चलते उस ट्रैक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, मगर कहानी के तार तो जुड़ चुके थे। अब जरा करण और नंदिनी की जिंदगी पर नजर डालते हैं। उनकी बेटी भूमि और नकुल का जो ट्रैक चला उसमें भी अंश की छाया साफ नजर आती है। नकुल, जो अंश का बेटा माना जाता है, उसका व्यवहार, उसका गुस्सा हूबहू अंश जैसा था। लेकिन क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स था या उसे कोई पीछे से गाइड कर रहा था? एक बहुत ही डरावनी संभावना ये है कि अंश ने अपनी मौत का नाटक करके खुद को अंडरग्राउंड कर लिया ताकि वो अपने बेटे नकुल को अपने जैसा बना सके और विरानी परिवार को अंदर से खोखला कर सके। तुलसी को ये कभी पता नहीं चला कि जिस बेटे के लिए उसने अपने आंसू सुखा दिए, वो बेटा कहीं दूर बैठकर अपनी माँ की हर चाल पर हंस रहा था। मंदिरा का बर्ताव भी अंश की मौत के बाद बहुत अजीब था। एक माँ जिसका इकलौता सहारा छिन गया हो, वो पागल हो जाती, टूट जाती, लेकिन मंदिरा और ज्यादा शातिर हो गई, और ज्यादा मजबूत हो गई। उसकी आंखों में वो दुख नहीं बल्कि एक राज था, एक ऐसा राज जो वो दुनिया से छिपा रही थी। क्या वो राज ये था कि उसका बेटा सुरक्षित है? उस रात मंदिर के पीछे के जंगल में कुछ हलचल हुई थी, जिसे उस वक्त के कैमरामैन ने रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन वो फुटेज एडिट कर दिया गया। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि उस लोकेशन पर शूटिंग के दौरान 2 गाड़ियां मौजूद थीं, एक विरानी परिवार की और एक काले शीशों वाली बिना नंबर की गाड़ी। वो गाड़ी वहां क्या कर रही थी? क्या वो अंश का एस्केप प्लान था? तुलसी ने जब गोली चलाई तो उसका निशाना अचूक था, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर अंश ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती तो भी गोली का इम्पैक्ट उसे गिराने के लिए काफी होता। खून का पैकेट, ब्लड स्क्विब, जो फिल्मों में इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग अंश ने तुलसी को गुमराह करने के लिए किया हो सकता है। उसे पता था कि उसकी माँ सती सावित्री और न्याय की देवी है। वो जानता था कि तुलसी उसे माफ नहीं करेगी, उसे गोली मारेगी, और यही उसका प्लान था। अपनी माँ के हाथों मरकर वो कानून की नज़र से भी बच गया और विरानी परिवार की नज़रों से भी। अब उसे कोई नहीं ढूंढ रहा था, वो आज़ाद था। ये साजिश इतनी गहरी है कि इसकी परतें खोलते हुए मुझे, मनीषा को भी डर लग रहा है, क्योंकि अगर अंश जिंदा है तो पिछले 20 सालों में शांति निकेतन में जो भी मौतें हुईं, जो भी तबाही मची, उसका जिम्मेदार शायद वही अदृश्य हाथ था। सविता का मरना, मिहिर का बार बार मुसीबत में पड़ना, यहाँ तक कि खुद तुलसी का बार बार घर से निकलना, क्या ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था जिसे पर्दे के पीछे से अंश डायरेक्ट कर रहा था? फिल्म सिटी में काम करने की वजह से मैं जानती हूँ कि राइटर्स अक्सर ऐसे लूप होल्स छोड़ देते हैं ताकि अगर कभी शो को वापस लाना पड़े या किसी मरे हुए किरदार को जिंदा करना पड़े तो उनके पास एक रास्ता हो। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी ये रास्ता खुला छोड़ा गया था। अंश की बॉडी का अंतिम संस्कार जिस तरह दिखाया गया, उसमें चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। टीवी की दुनिया में ये गोल्डन रूल है, अगर चेहरा नहीं दिखा तो किरदार मरा नहीं है। अंतिम संस्कार के उस दृश्य से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो कहानी में कुछ साल का लीप आता है। यही वो समय अंतराल है जिसका फायदा उठाकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। विरानी परिवार को लगा कि समय के साथ घाव भर गए हैं, लेकिन मनीषा रिव्यू की मेरी पड़ताल ये बताती है कि ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। शो में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब अंश के बेटे एकलव्य की एंट्री हुई, और यहीं पर इस पूरी थ्योरी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सबूत छिपा है। हम सबने देखा कि एकलव्य का चेहरा हूबहू अंश जैसा था। टीवी सीरियल्स में अक्सर पिता और बेटे का रोल एक ही एक्टर करता है, जिसे हम डबल रोल या जेनरेशन लीप मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फिल्म सिटी के मेरे अनुभव और प्रोडक्शन हाउस की पुरानी गॉसिप्स को जोड़कर देखूं तो ये सिर्फ कास्टिंग का फैसला नहीं था। ये कहानी के अंदर छिपी एक सच्चाई थी जिसे राइटर्स ने बहुत चालाकी से जेनेटिक्स का नाम दे दिया। मेरा यानी मनीषा का ये दावा है कि शांति निकेतन में जो एकलव्य बनकर आया था वो असल में एकलव्य था ही नहीं। वो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर या उम्र को छिपाकर लौटा खुद अंश गुजराल था। जरा सोचिए कि एक बेटा अपने पिता जैसा दिख सकता है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी चाल ढाल, उसकी आंखों का वो पागलपन, सब कुछ सेम टू सेम कैसे हो सकता है? शो में दिखाया गया कि एकलव्य तुलसी को बहुत मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसका बर्ताव बदलने लगा। वो विरानी परिवार के खिलाफ होने लगा। राइटर्स ने इसे खून का असर कहा, लेकिन असलियत ये थी कि वो अंश ही था जो भेष बदलकर अपने ही घर में घुस चुका था। वो तुलसी के पैर छूता था, लेकिन उसकी नज़रों में वही पुरानी नफरत थी। वो ये देखना चाहता था कि उसकी माँ उसे
पोते के रूप में कितना प्यार करती है, जबकि बेटे के रूप में उसने उसे गोली मार दी थी। ये एक साइकोलॉजिकल गेम था जो वो अपनी माँ के साथ खेल रहा था। फिल्म सिटी में मेकअप डिपार्टमेंट के एक पुराने दादा ने बातों बातों में मुझे एक बार बताया था कि जब आकाशदीप सहगल यानी अंश या एकलव्य के एक्टर वापस सेट पर आए थे तो उनके मेकअप में जानबूझकर कुछ ऐसी बारीकियां रखी गई थी जो एकलव्य को अंश से अलग दिखाएं, लेकिन फिर भी वो अंश जैसा ही लगे। लेकिन एक सीन ऐसा था जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। उस सीन में एकलव्य को अपनी कलाई पर एक पुराना निशान देखते हुए दिखाया जाना था। वो निशान वैसा ही था जैसा अंश को बचपन में लगा था। अगर वो सीन टेलीकास्ट हो जाता तो राज उसी दिन खुल जाता कि एकलव्य ही अंश है, लेकिन क्रिएटिव टीम ने ऐन मौके पर उसे हटा दिया। क्यों? क्या वे भविष्य में इस राज को किसी महा एपिसोड के लिए बचाकर रखना चाहते थे, या फिर चैनल को लगा कि ये सच दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा डरावना हो जाएगा कि एक बेटा अपनी ही पहचान मिटाकर अपने बेटे की जगह ले ले? अब आप पूछेंगे कि अगर वो अंश था तो असली एकलव्य कहाँ गया? यहीं पर मंदिरा का रोल सबसे खौफनाक हो जाता है। मेरी थ्योरी ये है कि असली एकलव्य को बचपन में ही कहीं दूर बोर्डिंग स्कूल के नाम पर गायब कर दिया गया था, या शायद मंदिरा ने उसे अपनी कस्टडी में किसी गुप्त जगह पर रखा हुआ था। जब अंश ठीक होकर लौटा तो उसने अपने बेटे की पहचान चुरा ली। ये वीरानी परिवार के साथ किया गया अब तक का सबसे बड़ा धोखा था। तान्या जो एकलव्य को पाल रही थी उसे भी कभी भनक नहीं लगी, क्योंकि साजिश इतनी सफाई से रची गई थी। या फिर एक और डरावनी संभावना है, क्या तान्या को पता था? क्या उसे डरा धमकाकर चुप कराया गया था? अंश जैसा खूंखार इंसान जो अपनी माँ को मारने की कोशिश कर सकता है, वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। तान्या का किरदार शो के बाद के सालों में बहुत सहमा सहमा सा रहने लगा था, जो इस बात का संकेत है कि वो किसी बहुत बड़े दबाव में थी। शांति निकेतन की दीवारों ने कई राज देखे हैं, लेकिन बा की खामोशी सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। बा की छठी इंद्री बहुत तेज थी। वो घर में आने वाली हवा के झोंके से पहचान लेती थी कि कौन अपना है और कौन पराया। जब एकलव्य घर आया तो बा की प्रतिक्रिया बहुत ही मिश्रित थी। वो उसे प्यार करती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर भी दिखता था। शो के कई क्लोजअप शॉट्स में जब एकलव्य बा के पास बैठता था तो बा का हाथ कांपता था। ये बुढ़ापा नहीं था दोस्तों, ये एक दादी का एहसास था जो पहचान चुकी थी कि उनके सामने उनका पड़पोता नहीं बल्कि वो शैतान बैठा है जिसे मरा हुआ मानकर उन्होंने श्राद्ध कर दिया था। बा ने कभी खुलकर कुछ क्यों नहीं कहा? शायद इसलिए क्योंकि अंश ने उन्हें धमकी दी होगी कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो वो पूरे वीरानी खानदान को बम से उड़ा देगा। बा ने परिवार की सुरक्षा के लिए इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया। एक और पहलू जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो है वीरानी इंडस्ट्रीज का फाइनेंस। मैंने शो के पुराने एपिसोड्स को जब मनीषा रिव्यू के लिए एनालाइज किया तो पाया कि एकलव्य के आने के बाद कंपनी के फंड्स में हेराफेरी शुरू हो गई थी। पैसा एक ऐसे अकाउंट में जा रहा था जिसका कोई अता पता नहीं था। अगर वो सिर्फ एक बिगड़ा हुआ पोता होता तो पैसे अय्याशी में उड़ाता, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा था हथियारों में, अंडरवर्ल्ड के लिंक्स में। ये काम एक 20-22 साल का लड़का नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ अंश गुजराल जैसा मास्टरमाइंड ही कर सकता था। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि तुलसी से उसकी शक्ति छीनना था। तुलसी की शक्ति थी उसका परिवार और उसकी साख। अंश धीरे धीरे दीमक की तरह उसी नींव को खा रहा था। याद कीजिए कृष्णा तुलसी को, तुलसी की वो गोद ली हुई बेटी जिसमें तुलसी की ही परछाई थी। एकलव्य और कृष्णा तुलसी के बीच का जो टकराव था वो सिर्फ कजिन्स की लड़ाई नहीं थी, वो अच्छाई और बुराई का क्लैश था। केटी को एकलव्य के पास जाने पर हमेशा अजीब वाइब्स आती थी। वो कई बार कहती भी थी कि मुझे एकलव्य भाई से डर लगता है। जानवरों और बच्चों को नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले महसूस होती है। केटी की वो सहज वृत्ति चीख चीख कर कह रही थी कि ये शख्स वो नहीं है जो दिखने का नाटक कर रहा है। उस वक्त शो के मेकर्स ने इसे लव ट्रायंगल या प्रॉपर्टी विवाद का रूप दे दिया, लेकिन गहराई में देखें तो अंश को डर था कि केटी उसे पहचान ना ले। इसलिए उसने केटी की जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने लक्ष्य और केटी को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी मेहर और तुलसी को या करण और नंदिनी को अलग करने की कोशिश की थी। पैटर्न बिल्कुल सेम था। इंसान बदल सकता है, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदलती। फिल्म सिटी में उस समय काम करने वाले कुछ लाइटमैन बताते हैं कि जब एकलव्य का ट्रैक चल रहा था तो सेट पर माहौल बहुत भारी रहता था।
स्क्रिप्ट्स आखिरी मौके पर बदल दी जाती थी। ऐसा लगता था जैसे क्रिएटिव हेड खुद कंफ्यूज थे कि इस राज को खोलें या नहीं। शायद उन्हें डर था कि अगर दर्शकों को पता चला कि उन्होंने जिसे अपना हीरो मान लिया है वो असल में विलन है, तो टीआरपी गिर सकती है। इसलिए उन्होंने सुरक्षित रास्ता चुना और उसे एकलव्य ही रहने दिया। लेकिन सुराग हर जगह छोड़े गए थे। वो एपिसोड याद है जब एकलव्य ने तुलसी को माँ कहा था? वो शब्द दादी नहीं, उसके मुंह से गलती से माँ निकला था और फिर उसने बात संभाल ली थी। तुलसी को लगा कि वो उसे माँ का दर्जा दे रहा है, लेकिन असल में वो अपनी आदत से मजबूर होकर उसे माँ बुला बैठा था। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये अवचेतन मन का सच था जो बाहर आ गया था। और अंत में उन प्रॉपर्टी के कागजात, वीरानी हाउस के कागजात जिस पर एकलव्य ने कब्जा किया था, उसमें जो हस्ताक्षर थे, अगर आप उन्हें जूम करके देखेंगे, जैसा मैंने अपनी एडिटिंग टेबल पर किया, तो आप पाएंगे कि वो हैंडराइटिंग एकलव्य की नहीं बल्कि पुरानी फाइलों में मौजूद अंश की हैंडराइटिंग से मेल खाती थी। ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंसान कितना भी बदलने की कोशिश करे, उसके स्ट्रोक्स नहीं बदलते। ये शो के मेकर्स द्वारा छोड़ा गया एक बहुत महीन ईस्टर एग था, जिसे सिर्फ वही पकड़ सकता है जो इस शो को पी पी कर बैठा हो। अंश ने प्रॉपर्टी अपने नाम की क्योंकि उसे लगता था कि शांति निकेतन उसका है। उसे लगता था कि उसे उसके हक से वंचित किया गया था। उसका लौटना, एकलव्य बनना और फिर पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाना, ये भारतीय टीवी इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसे कभी ऑफिशियल नहीं किया गया। कहानी के इस मोड़ पर अब वो सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब 2008 में शो के अचानक बंद होने के साथ ही दफन हो गया। हम सब जानते हैं कि नवंबर 2008 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी का अंत हुआ था। चैनल और प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि टीआरपी गिर रही थी और कहानी पूरी हो चुकी थी। लेकिन फिल्म सिटी के गलियारों में, जहां दीवारें भी कान लगाकर सुनती हैं, वहां सच्चाई कुछ और ही बताई जाती है। मेरी रिसर्च कहती है कि शो का अंत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहानी खत्म हो गई थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि कहानी इतनी डार्क और खौफनाक होने वाली थी जिसे भारतीय दर्शक शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते। राइटर्स ने जिस क्लाइमैक्स को लिखा था, उसमें तुलसी के सामने ये सच आने वाला था कि जिसे वो अपना पोता एकलव्य समझकर पाल रही है, वो असल में उसका बेटा अंश है। जी हाँ, वो सीन पेपर पर लिखा जा चुका था, लेकिन कभी शूट नहीं हो पाया। उस अनएड स्क्रिप्ट के पन्नों में एक ऐसा दृश्य था जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। उस सीन में घर में एक बड़ी पूजा रखी गई थी। एकलव्य पूजा के लिए तैयार हो रहा था। गलती से या कहिए कुदरत के किसी इशारे से तुलसी उसके कमरे में बिना दस्तक दिए चली जाती है। वहां वो एकलव्य को कपड़े बदलते हुए देखती है और तभी उसकी नज़र एकलव्य की छाती पर पड़ती है। वहां ठीक दिल के पास एक गहरा और पुराना घाव का निशान था। ये किसी एक्सीडेंट का निशान नहीं था, ये गोली का निशान था। वो ही गोली जो तुलसी ने सालों पहले उसी मंदिर में अंश के सीने में दागी थी। उस पल तुलसी के हाथों से पूजा की थाली गिर जाती है। वो सन्न रह जाती है। उसे फ्लैशबैक में सब कुछ याद आने लगता है। मंदिर की वो रात, अंश का गिरना और फिर एकलव्य का आना। वो समझ जाती है कि इतने सालों से वो एक छलावे में जी रही थी। उसने सांप को दूध पिलाया था और अब वो सांप पूरे वीरानी खानदान को डसने के लिए तैयार बैठा था। स्क्रिप्ट के मुताबिक तुलसी को उस वक्त ये एहसास होता है कि उसका वनवास कभी खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। लेकिन इस ट्रैक को कभी हरी झंडी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मेकर्स को लगा कि अगर तुलसी को ये पता चला तो उसे एक बार फिर अपने बेटे को मारना पड़ेगा, और भारतीय टेलीविजन पर एक माँ का अपने बेटे को 2 बार मारना दर्शकों की आस्था को तोड़ सकता था। इसलिए शो को एक हैप्पी एंडिंग या कहिए एक ओपन एंडिंग देकर समेट दिया गया। आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि तुलसी शांति निकेतन को छोड़कर जा रही है और वो हम दर्शकों से बात करती है। गौर कीजिएगा उस आखिरी मोनोलॉग पर। तुलसी की आंखों में खुशी नहीं थी, एक अजीब सी उदासी और चेतावनी थी। वो हमें अपने परिवार के नए सदस्यों से मिलवा रही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक डर था। मेरी यानी मनीषा की थ्योरी ये है कि तुलसी घर छोड़कर जा रही थी क्योंकि उसे सच पता चल चुका था, लेकिन वो इस बार लड़ने की ताकत खो चुकी थी। वो जानती थी कि अंश एकलव्य के रूप में अब घर का मालिक बन चुका है और अब वीरानी परिवार का विनाश तय है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। वो उस शापित घर से भाग रही थी। फिल्म सिटी में काम करते हुए मुझे एक पुरानी डायरी मिली थी जो शो के एक एसोसिएट डायरेक्टर की थी। उसमें एक जगह लिखा था, द रिटर्न ऑफ अंश, द डिस्ट्रॉइंग एंजल।
इसका मतलब है कि अंश का लौटना पहले से प्लान किया गया था। वो वीरानी परिवार के लिए विनाश का दूत था। एक और बहुत बड़ा सबूत जो हम सब ने मिस कर दिया, वो था मंदिरा का गायब हो जाना। शो के आखिरी सालों में मंदिरा अचानक परिदृश्य से गायब हो गई। अगर अंश मर चुका था तो मंदिरा को तुलसी से बदला लेते रहना चाहिए था, लेकिन वो शांत हो गई। क्यों? क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने अपने बेटे को वीरानी खानदान के सिंहासन पर बैठा दिया था। वो पर्दे के पीछे बैठकर तमाशा देख रही थी। उसने अपनी जीत का जश्न खामोशी से मनाया। अंश के जिंदा होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उसकी सबसे बड़ी रक्षक और मां मंदिरा ने युद्ध विराम घोषित कर दिया था। अब सवाल यह है कि आज अंश कहाँ है? अगर हम इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को सच माने तो आज भी मुंबई के किसी पॉश इलाके में बने उस शांति निकेतन में एक बूढ़ा हो चुका अंश गुजराल एकलव्य के नाम से राज कर रहा होगा। उसने वीरानी इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बदल दिया होगा। शायद आज भी जब वहां दिवाली की पूजा होती होगी तो वो आरती की थाली घुमाता होगा और मन ही मन अपनी माँ तुलसी की उस महानता पर हंसता होगा जिसे उसने धोखे से हरा दिया। तुलसी की जीत एक भ्रम थी और अंश का बदला एक हकीकत। हम दर्शकों ने जिसे दी एंड समझा वो असल में बुराई की एक नई शुरुआत थी। तुलसी का वो डायलॉग, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, अंश के लिए एकदम सटीक बैठता है। उसने बेटे से पोते का रूप लेकर रिश्ते को ही बदल डाला। तो दोस्तों, ये थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि वो डार्क थ्योरी जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, जिस शो को हम संस्कार और परंपरा का प्रतीक मानते थे, उसकी नींव में कितना बड़ा झूठ छिपा था। तुलसी जो कभी गलत नहीं हो सकती थी, उसे उसी की ममता ने सबसे बड़ा धोखा दिया। अंश गुजराल मरा नहीं, वो आज भी हमारी यादों में और शायद वीरानी हाउस के उस बंद कमरे में जिंदा है अपनी अगली चाल चलने के लिए। फिल्म सिटी में काम करते हुए मुझे बताते हैं राजदार कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस कैमरे बंद हो जाते हैं। और कैमरा बंद होने के बाद अंश ने क्या किया होगा, ये सोचकर ही मुझे यानी मनीषा को डर लगता है। आपको क्या लगता है? क्या मेरा ये विश्लेषण सही है? क्या आपको भी एकलव्य की आंखों में अंश का अक्स दिखता था? या आपको लगता है कि मंदिरा और बा के बीच कोई और भी गहरा राज था जो मैंने मिस कर दिया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ूंगी, क्योंकि आपकी थ्योरीज मेरी रिसर्च को और मजबूत करती हैं। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपका दिमाग घुमा दिया है तो मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी बड़े एक राज पर होने वाला है। कहानी घर घर की ओम अग्रवाल की मौत का सच क्या था? तब तक के लिए मैं मनीषा आपसे विदा लेती हूँ फिल्म सिटी की इन रहस्यमयी गलियों से। सतर्क रहें, क्योंकि जो पर्दे पर दिखता है, सच अक्सर उसके ठीक पीछे छिपा होता है।